खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। आज जनवरी की 24 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक और आज वादा आपके सामने सुबह सुबह आए हैं प्रोग्राम सलाम जी के लेकर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज सुबह जब आपके सामने आए तो न सिर्फ बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात सियासी उमूर पर होगी, बल्कि बात आज मुल्क की सियासत की भी होगी, क्योंकि आज सबकी नज़रें लोकसभा पर भी लगी रहेंगी। अगरचे इजलास नहीं है लेकिन अहम तरीन बात होने जा रही है, उससे भी आपको बाखबर करेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के जाविये से इस खबर को क्यों अहमियत के साथ देखा जा रहा है, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आलम दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ट्रंप को पहला झटका लग चुका है और ये झटका दिया किसने है, कहाँ पर दिया है झटका और इसके माने क्या कुछ है। तफसीलात के साथ सारी खबरें आपके सामने रखेंगे एक एक करके, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरा 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। 9:45 पर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आखिरी 15 मिनट आपके साथ हम आज बिताएंगे इस उम्मीद के साथ कि नई हुकूमत नई हिकमत अमली बना रही है, नई हुकूमत मनसूबाबंदी बना रही है और फरवरी के आखिर में बजट की भी बात हो रही है। तो वो बजट का जो इजलास दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होगा, उसमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी को यकीनी बनाने के लिए आप अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि इदारे उन आवाज़ों को सुने और उस पर अमल पैरा होकर इक़दामात उठाए ताकि मसाइल का हल हो सके। बहरहाल ये मामला रहेगा 9:45 पर, लेकिन याद दिलाते चलूँ कि आप हमारे साथ टीवी के साथ साथ हमारी राब्ता साइट, सोशल मीडिया साइट्स पर भी आ सकते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर खबर 3 ज़ुबानों में आपको देखने को मिल सकती है, पढ़ने को मिल सकती है। और साथ साथ जो आप वहां पर हमारे साथ राब्ते में रहकर बात रखते हैं इनबॉक्स में आकर, उसे हम ज़रूर देखते हैं और कई बार कुछ अहम और हसास मामलों पर आपकी तवज्जो जो थी वो इंतहाई अहम थी और जिस तरीके से आपने हम तक वो खबर पहुंचाई थी और हम कोशिश करते हैं फिर इन प्रोग्रामों में जगह दे, वो सिलसिला आज भी आप जारी रखिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट, पहले पड़ाव पर हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ ही प्रोग्राम का होगा आगाज। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आज जुमे का दिन है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक। GK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज़ पर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी आपका फीडबैक जिसके लिए हम मुंतज़िर रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ आगाज़ करेंगे। आज जनवरी की 24वीं तारीख है, 4 हफ्ते मुकम्मल हो गए नए साल के पहले महीने के। 1857 में भारत के शहर कोलकाता के अंदर आज ही के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता कायम हुई और आज योम जो तासीस का एक सिलसिला भी रहता है तकारीब का, ख़ास तौर से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोग्राम्स। इस सिलसिले में एक बड़ा प्रोग्राम वेस्ट बंगाल के अंदर रखा गया है। 1859 में तेल के लिए 230 मीटर गहराई तक खोदे गए कुएं से पहली बार तेल निकाला गया और अरब दुनिया के अंदर खुशी की लहर देखी गई थी, क्योंकि ये वो हिस्सा था जो कहा जाता है सबसे बंजर तरीन इलाकों में से एक था, जहां कुछ भी इस तरह का सोच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज के दिन पेशरफ्त हुई और उसके बाद एक बड़ी कंपनी अमारात के नाम से इस इलाके के अंदर, इस हिस्से के अंदर काम करती है। 1862 में बखर्ज को रोमानिया का दाल हुकूमत या नेशनल कैपिटल बनाने का फैसला आज ही के दिन हुआ था। 24 जनवरी 1924 को 102 बरस कबल मुजाहिद आज़ादी और बिहार के साबिक वज़ीर आला त्रिपुरी की पैदाइश आज के दिन हुई। आज उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है, हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी समाजी और सियासी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। 1936 में एल्बर्ट सार्वियत फ्रांस के वज़ीर आज़म आज ही के दिन बने थे। साल था 1943। दिन आज का हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई का जन्म आज के दिन हुआ था, तो आज फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग ज्यादा उनको याद करते हैं। 1950 में आईन साज असेंबली ने राजेंद्र प्रसाद को मुल्क का पहला सदर आज ही के दिन मुंतखब किया था और ये वो वक्त था जब आप कह सकते हैं कि आईन के मुताबिक या दस्तूर के मुताबिक इसके बाद एक सिलसिला हुआ सुदूर के तब्दील होने का। इसी साल जन गण मन को हिंदुस्तान के कौमी तराने का दर्जा मिला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन आज के दिन कौमी तराने के तौर पर पूरे मुल्क के अंदर इसको तमाम स्टेट्स और यूटीज अपनाएंगी। ये फैसला 1950 में जनवरी की 24 तारीख को ही हुआ था। इसके एक बरस बाद 1951 में आज ही के दिन प्रेम माथुर हिंदुस्तान की पहली खातून कमर्शियल पायलट बनी। साल 1952 बंबई में पहले बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद आज ही के दिन अमल में लाया गया। आज से तकरीबन 22 बरस कबल 2003 में फ्रांस और भारत के दरमियान हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके मुताबिक आज 2025 में भी काम होता है। और 1990 जापान ने पहला लूनर प्रोब लॉन्च किया
और मदार में इसको पहुंचाने में कलीदी किरदार या कामयाबी भी हासिल की। तो ये बड़ा दिन आज बहुत सारे ममालिक के लिए, कई शख्सियात आई, कई का इंतकाल हुआ, इस दुनिया से चली गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि अहम तरीन वाक़यात जिसमें कुछ हुसूलियाबियाँ भी हैं, शायद उनसे सबक सीखने की वक्ती तौर ज़रूरत होती है और सबक आमोज़ वाक़यात किसी भी तरीके से हम सब के लिए हो सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और इससे पहले हम मकामी सतह की खबरें आपके सामने रखें। ज़रा अमेरिका आपको लिए चलते हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनका तीसरा दिन दफ्तर में शुरू हो चुका था लेकिन मुसीबत भी साथ साथ चल रही थी, ऐसा फैसला जो उन्होंने खुद आते ही लिया था उसको हो सकता है आइंदा दिनों में पलटना पड़े, क्योंकि एक फैसला मकामी अदालत की तरफ से उनके खिलाफ गया है। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और अमेरिका की उन खबरों से करते हैं जो पिछले कई दिनों से गर्दिश के अंदर है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कई सदारती तरमीमें कर दी और कई कानूनों पर दस्तखत किए, जिसके बाद ये माना गया कि मैन इन एक्शन फ्रॉम द डे वन, इस तरीके की हेडलाइंस आई अमेरिका के अंदर। लेकिन कल पहला झटका डोनाल्ड ट्रंप को लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को कल लगा पहला झटका। पैदाइशी हक को मंसूख करने से मुतल्लिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और कल विफाकी जज ने फिलहाल 14 रोज के लिए इसे इल्तिवा में डालने का फैसला ले लिया है। पैदाइशी हक को मंसूख करने से मुतल्लिक हुक्मनामे पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और यह साफ कर दिया गया कि अमरीकी आईन की खिलाफ वर्जी किसी भी सिमत में बर्दाश्त नहीं होगी और हुकूमती इदारों की तरफ से जो वकला कल अदालत के अंदर पेश हुए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस हुक्मनामे को वजाहतन बयान करने की कोशिश की। ताहम उसके बरअक्स समाअत के दौरान विफाकी जज ने इंतजामिया के सामने कई बड़े अहम सवाल उठाए जिसका जवाब वकला के पास नहीं था, जिसके बाद फिलहाल इस तरमीम को लेकर जो फैसला आया वो यही आया कि फिलहाल हुक्मनामे को 14 रोज के लिए इल्तिवा में डाला जाए जब तक इस कानून की मजीद वजाहत डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की तरफ से ना की जाए। आईन में अगर तरमीम करना है तो रिप्लेसमेंट ऑफ द सेक्शंस क्या कुछ होंगे, उसकी डिटेल एक एनालिसिस होनी चाहिए और तमाम मेंबरान किया मुत्तफिक उस पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 14 दिन का वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लगा और इस तरीके से पहला झटका पैदाइशी हक, यानी जो बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता था अमरीकी कानून के हिसाब से वो अमरीकी शहरी कहलाता है और इसी कानून पर तरमीम लाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि हर एक को ये पैदाइशी हक नहीं मिलेगा, इसलिए पुराने हुक्मनामे को ख़त्म करने का फैसला लिया। लेकिन मामला अदालत तक पहुंचा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका दिया और ये साफ कर दिया कि अदलिया अभी भी अमेरिका के अंदर जिंदा है और तमाम सूरत हाल पर निगाह भी रख रही है। एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप के इस हुक्मनामे को फिलहाल 14 दिनों तक मुअत्तल रखने का फैसला ले लिया गया और यह साफ किया कि 14 दिनों के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे वो आईनी तौर पर अमरीकी शहरी होंगे, तब तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कानून की मजीद वजाहत नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से नाक़दीन का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जल्दी में कई अहम और बड़े फैसले लिए उनमें पहला फैसला पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की विफाकी अदालत ने अपना पहला फैसला सुना दिया और 14 दिनों तक इस कानून पर रोक लगा दी है। बड़ी बात यह कि सिर्फ 3 दिन दफ्तर में और अदलिया इस बड़े मुल्क के अंदर या सुपर पावर कहलाने वाले देश के अंदर या किसी मुल्क के अंदर काम कैसे करता है, इसकी भी अक्कासी ये फैसला करता है और ये फैसला हुकूमत या फिर सदर ट्रंप की इंतजामिया के खिलाफ गया है। आगे बढ़ते हैं, गजा से जरा आपको एक अपडेट देते चलें, जहां पर लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। हजारों बल्कि लाखों लोग इस वक्त वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन मुतद्दिद लोगों के घर जो जमीन बोस हो चुके हैं, शायद इलाके को पहचान पाना भी बहुत मुश्किल है। इन सब के बीच में 5 करोड़ टन मलबा अलग अलग मकामात पर गजा पट्टी के अंदर इस वक्त भी पड़ा है, जिसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स कर रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि न सिर्फ 5 करोड़ टन से ज्यादा मलबा गजा पट्टी के खंडरात में तब्दील होने वाले इस शहर के अंदर है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मलबा हटाने लग जाए, मुकम्मल काम हो, मुसलसल काम हो, तो तब भी कम से कम 20 से 21 साल लग सकते हैं और कुल अभी तक 12 अरब डॉलर की रकम खर्च हो सकती है, इसका तखमीना लगाया गया है। अगर मुकम्मल तौर पर गजा को पहले की तरह दोबारा से बहाली का अमल हो, शहर का शहर दोबारा पहले की तरह बसे, जो इस वक्त की सूरत हाल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, यानी मुकम्मल जो तकरीबन 15 महीनों की
एक जंग चली, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हुआ, इंसानी जानों को तो ज़िया होते हुए हमने देखा ही, मगर 8500 टन से ज़्यादा बारूद इजराइल डिफेंस फोर्सेस या दीगर एजेंसियों की तरफ से पूरे गजा शहर के ऊपर बरसाया गया, जिसकी तस्दीक खुद अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े इदारे यूनिसेफ की तरफ से की गई थी, जब यह बताया गया था कि तकरीबन 23,000 बच्चे भी इस पूरी जंग के अंदर मारे गए, जिसमें 20,000 के आसपास खवातीन की भी तस्दीक की गई। इजरायली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों से फलस्तीनी शोहदा की लाशों के मिलने का सिलसिला भी लगातार चौथे दिन जंगबंदी के बाद जारी है। अब तक 200 से ज्यादा लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि मजीद 10,000 से ज्यादा लाशें मलबे के नीचे दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा। अगर ऐसा होता है तो ये डेटा तकरीबन 60,000 के आसपास जाएगा, मरने वालों की तादाद यहां तक पहुंच सकती है। दूसरी बात यह भी याद रखिएगा कि जंगबंदी चल रही है, जिसका 4 दिन अभी तक जिसके मुकम्मल हो चुके हैं। कल 25 तारीख है, कल दोनों तरफ से एक और पेशरफ्त होनी है। कल मजीद कैप्टिव्स को, यरगमालियों को, या जो बंधक बनाए गए लोग थे, इजराइल हमास के लोगों को छोड़ेगा और हमास इजराइल के लोगों को छोड़ेगा। यानी कैदियों का जो तबादला हुआ था वो इससे पहले 22 तारीख को हुआ था, अब जाकर अगला तबादला कल सुबह होना है और भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 6:30 बजे 2 दर्जन से ज्यादा फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा इसराइल की तरफ से, और हमास ने जो इजरायली लिए हैं उनमें निस्फ दर्जन के करीब 7 अक्टूबर के बाद जिनको अपनी तहवील में रखा था वापस इजराइल और ह्यूमन राइट्स इदारों के हवाले कर दिया जाएगा। यानी गजा जंग का एक और पहलू अब यह है कि किस तरीके से गजा की बाज़ाबातकारी हो, और इसको लेकर जो गैर मिल्की मीडिया की रिपोर्ट्स है और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बात सामने रखी है उसमें यह साफ कर दिया कि अगर पूरे मलबे को समेटा जाए इसमें तकरीबन 21 साल का वक्त लग सकता है। यानी जितना मलबा है गजा के आसपास, जो बमबारियां हुई हैं, जो तबाहियां हुई हैं, तो 21 साल इसको समेटने में लग सकते हैं। 12 अरब डॉलर इस पर खर्च हो सकता है, और उम्मीद जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10,000 के करीब लाशें अभी भी इस मलबे के ढेर के नीचे हो सकती हैं, जो गजा के मुख्तलिफ किनारों पर इस वक्त दिख रही है। तो आप उम्मीद यही है कि जंग के बाद अमन की किरण हो, और अमन के किरण के तई अब एक बार फिर गजा आबाद भी हो और सूरत हाल बेहतर भी हो। लेटेस्ट होप्स हो कि कल का दिन भी पीसफुली गुजरे, ताकि अमन का मुआहिदा जो तय पाया गया है वो ज़मीन पर उतरे और ज़मीन पर रहने वाले लोग अमन के साथ रह पाए। एक बड़ा सवाल आज के दिन में गजा के हवाले से भी है, जहां पर 5 करोड़ टन मलबा फैला हुआ है, 21 साल का वक्त लग सकता है, 12 अरब डॉलर्स इस पर खर्च हो सकते हैं, और मज़ीद 10,000 के करीब लाशें मलबे तले दबी हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिसके बाद मुख्तलिफ इदारे भी अब हरकत में आ रहे हैं। अब जनाब बढ़ते हैं वापस जम्मू कश्मीर की ओर। यानी बैनुल-अक़वामी सतह की 2 बड़ी खबरें और 2 अपडेट्स आपके सामने रख दिया, लेकिन ज़रा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हुए सबसे पहले ज़रा बात मौसम के मिजाज की करते हैं, जहां पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मगरिबी हवाओं का असर दिख सकता है, और ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या 29 और 30 तारीख को एक बार फिर जब मतला अबरालूद होगा तो क्या बर्फबारी का इम्कान होगा। तो मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी सामने आई है, और उस पेशन गोई के मुताबिक 29 और 30 तारीख को दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान बालाई इलाकों के अंदर लगाया गया है, जबकि मैदानी इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी हो सकती है 29 और 30 तारीख को। इस बीच दिन का दर्जा हरारत और रात का दर्जा हरारत कदरे बेहतर हो गया है, जहां -4, -3, -2 तक दर्जा हरारत चला गया है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल हो रहा है। और इसी तरीके से दिन के दर्जा हरारत में भी कदरे बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और कल श्रीनगर का जब आप देखेंगे तो 13 डिग्री के आसपास दिन में दर्जा हरारत रहा है। रात को क्या कुछ रहा है वो तो हम आखिर में प्रोग्राम के बताएंगे आपको, रात किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरी है। ताहम बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि बारिशें भी हो, बर्फबारी भी हो, क्योंकि ड्राई स्पेल जो कंटिन्यूस हम बता रहे थे, जिसमें थोड़ी सी राहत गुज़श्ता साल हमें मिली है, उसमें मजीद बर्फबारी की जरूरत है। डेफिसिट ऑफ रेनफॉल, कल जब हम खबर कर रहे थे हमने आपको बताया कि कितने फीसदी किस जिले के अंदर, किस सेक्टर के अंदर है, और उससे क्या होगा, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और प्लानिंग सेक्टर जो हमारा वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। इसलिए ये मगरिबी हवाओं का असर जोरदार हो, बारिशें भी हो, बर्फबारी भी हो, ताकि वाटर टेबल हमारा बन सके, ग्लेशियर्स हमारे और ज्यादा मजबूती के साथ रह सके, ताकि आने वाले सालों के अंदर हम किसी भी मुश्किल से 2-4
समाचार ना हो। इसलिए ये अय्याम सर्दी गनीमत है जम्मू कश्मीर के जाविये से। जब आप देखेंगे तभी जाकर आप हालात को बेहतर आने वाले दिनों में देख सकते हैं। मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, इस वक्त वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जीके में। मुख्तार साहब आपको कहेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि शायद जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़रा मुख्तलिफ है, तो कोई अच्छी खबर आइंदा दो तीन दिनों में होगी कि एक और वेट स्पेल हो, जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा जो हमने खबर में भी किया है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, अभी मौसम फिलहाल ड्राई चल रहा है और कमिंग डेज में भी ऐसे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। लगभग 29 शाम तक जी 30 और 31 को थोड़ा सा मौसम अबरालूद रह सकता है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। फिर फरवरी के 1-2 के आसपास भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल की। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है लगभग 31 जनवरी तक। तो वेदर मजमूई तौर पे ड्राई रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और ऐसे में जो दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है काफी ज्यादा डे टाइम में, खासकर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 13-14 डिग्री सेल्सियस तक राज्य के खासकर मैदानी इलाकों में, और 7-8 से लेकर 10 डिग्री तक खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, और मिनिमम में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। जी तो कमिंग डेज में वैसे चिलाई कलान भी आप लगभग खत्म होने के आसार पे है। तो कमिंग डेज में आप जो दर्जा आ रहे थे वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों जो है आप थोड़ा थोड़ा राइज होगा कमिंग डेज में। मुख्तार साहब, ऐसे लग रहा है कि ऑल इज वेल है, लेकिन जब इसके पस मंजर में हम देखते हैं, बैकग्राउंड में देखते हैं, तो हमारे लिए ये काफ़ी अलार्मिंग बेल है। वेदर एक्सपर्ट्स, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीने सख्त हो सकते हैं, क्योंकि न तो उतनी बारिशें हुई और ना ही उतनी बर्फबारी रिकॉर्ड अभी तक की गई है। तो क्या हम ये माने जो फिगर्स आ रहे हैं माजी के 3-4-5 सालों के, उसके मुकाबले में एक और ड्राई स्पेल हमारा विंटर्स के अंदर भी चला गया, और जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत अच्छी बर्फबारी होगी वो देखने को नहीं मिली? जी बिल्कुल, देखो इस टाइप का सिचुएशन अब कमिंग डेज में ये काफी ज्यादा कॉमन रहेगा कि बर्फबारी ना हुआ या कभी कभार बर्फबारी बहुत ज्यादा होता है। तो जो एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स है, खासकर एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल या वेट स्पेल बीच बीच में, इसी तरह कोल्ड वेव्स को लेके या हीट वेव्स को लेके एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, तो इस टाइप के जो सिचुएशंस है ये कमिंग डेज में काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट होंगे और काफी ज्यादा कॉमन होंगे। और जो दर्जा हरारत में लास्ट ईयर हमने देखा जैसे जुलाई में 36-37 के आसपास टच किया, और उसके बावजूद जो अलग अलग जगहों पे पानी का ही किल्लतें शुरू हुई खासकर मई के बाद, तो इस टाइप के सिचुएशंस कमिंग डेज में और काफी ज्यादा कॉमन और काफी फ्रीक्वेंट होंगे। तो ये जो है अब नए चैलेंजेस है हम लोगों के लिए कि वेदर के कारण भी जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल में रहना पड़ सकता है। तो क्या हम ये माने ये नेचुरल क्लाइमेटी चेंज है, या जो इंटरफेरेंस बार बार की जा रही है, अब हमारी तरफ से पेड़ काटे जाते हैं, ग्रीनरी वो सारी ख़त्म हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट जंगल्स हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखो इसमें जो नेचुरल कॉजेस हैं और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें जो है दर्जे हरारत खासकर जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स हैं वो काफी ज्यादा राइज हुआ है, और उसके कारण जो है काफी आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं ये काफी ज्यादा शिफ्ट हुए हैं ग्लोबली। और हम जम्मू कश्मीर को जो है आइसोलेशन में देख नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भी जो है इसके लपेट में है। और जिस हिसाब से गर्मियां अभी जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा है कि मिड फरवरी या एंडिंग फरवरी मार्च का महीना चल रहा है, तो थिंग्स आर नॉट सो इजी, और काफी ज्यादा कहीं ना कहीं चेंज जो हम कहते थे वो कहीं ना कहीं अब ग्राउंड लेवल पे भी दिख रहा है। तो क्या आपकी तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई कि जनाब प्रिपेयर हो जाइए, आने वाले दिनों में वाटर टेबल बड़ा डाउन होना है, पीने पानी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप मुतबादिल ढूंढ के रखिए, क्या करना है? जी बिल्कुल, देखो जो प्रेसिपिटेशन का डाटा है एवरी थर्सडे वी आर अपडेटिंग ऑन आवर वेबसाइट, और ये हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को भी भेजते हैं कि कितना प्रेसिपिटेशन डेफिसिट रहा है वीकली। और अभी फिलहाल जो हमारा वेटेस्ट मंथ खासकर मार्च अप्रैल रहता है यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर अगर कश्मीर वैली की बात करें तो मार्च अप्रैल में भी वेट स्पेल काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं WD के, और बारिशें बर्फबारी भी होती है। तो देखते हैं कमिंग डेज में, लेकिन
जिस हिसाब से होना चाहिए था पीक जुलाई कलान में एक दो स्पेल्स हुए, लेकिन बर्फबारी की शदीद अभी जरूरत है, खासकर ग्लेशियर्स के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए। उस हिसाब से बर्फबारी नहीं हुई, खासकर जो नॉर्थ कश्मीर और एक्सपेक्टेशंस थे सेंट्रल उस हिसाब कश्मीर के नहीं अंदर। से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मौसम के हवाले से अपडेट और आइंदा दिनों में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुख्तार साहब बता रहे थे हमें ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले एक अपडेट और भी आपको बताते चले कि उस खुश्क मौसम के बीच खतरात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और देर रात गए एक हुक्मनामा जो कि सूबाई इंतजामिया की तरफ से भी जारी किया गया और एक लेटर की शक्ल में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कश्मीर सूबे के अंदर आगाह किया गया, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से और सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर माहौलियाती तब्दीली का एक बड़ा असर दिख रहा है कि जंगलात के अंदर वसी पैमाने पर आतिशज़दगी के वाक़यात का खतरा है और आइंदा 7 रोज़ के अंदर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इन सब के दरमियान तमाम डिप्टी कमिश्नर्स 10 के 10 अजला के अंदर, जिनके लिए आप कह सकते हैं कि वार्निंग्स भी एक तरह से हैं या ख़त की शक्ल में बताया गया कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर खतरात काफ़ी ज़्यादा है। 23 तारीख से यानी जो बीता कल है तब से लेकर 31 जनवरी तक कम से कम या 30 जनवरी की रात तक नुकसान हो सकता है और इसलिए बचने के लिए इकदाम और जो एहतियाती तदाबीर है उसको अपनाने पर जोर दिया गया है। जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वार्निंग जारी की, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, जंगलात के अंदर आग लगने का, खुश्क मौसम है, तो ऐसे में लोगों से भी अपील की गई कि उनके ताउन की ज़्यादा ज़रूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट हो, फायर एंड इमरजेंसी हो, तमाम लोगों को बताने में, कोई खबर देने में उनका कलीदी किरदार हो सकता है। बड़ी सिचुएशन ख़राब है। फायर इंसिडेंट्स इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर रोनमा हुए तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा माजी करीब में हुआ है। अगले 7 दिन बड़े इंपॉर्टेंट उस एतबार से, तो जैसे ही एनडीएमए ने ये एडवाइजरी जारी की, ये जो वार्निंग है वो जारी की, तो एक लेटर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जारी किया गया सूबाई कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर से, जिसमें कहा गया कि जो रिस्क या जो खतरात इस वक्त हैं आतिशज़दगी के हवाले से, एक तो लोगों के लिए किसी तरह की कोई अगर एडवाइजरी या कोई किसी भी तरीके से उनको बाखबर रखना हो या लोग ताउन आपके साथ करें तो एक उनको पहले से अवेयर कर दीजिएगा। दूसरा, वो जो फायर प्रोन एरियाज़ हैं, जिन इलाकों के अंदर खतरात ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर पहले से ही किसी तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए, उसके लिए इकदाम उठाए जाएँ और एहतियाती तदाबीर जो तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया, लोकल मीडिया, कम्युनिटी की मीटिंग ज़रूरी है, शहरियों को रिस्क के ताल्लुक से बताया जाए और अगर कहीं पर कोई किसी को जानकारी मिलती है, इस तरह का कोई इंसिडेंट होता भी है, तो 112 पर आप कॉल करके मुतलका महकमे को फौरी तौर पर उनसे रुजू करेंगे। जानकारी फराहम होने के बाद इकदाम उठाए जा सकते हैं। लेकिन जो फील्ड स्टाफ है, जहां पर भी अमला काम करता है, मैन एंड मशीनरी को प्रिपेयर रखने के लिए या जिन आलात का इस्तेमाल फायर इंसिडेंट से बचने के लिए किया जा सकता है, फौरी तौर पर तमाम इक्विपमेंट या गैजेट्स को तैयार रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि वो मुतलका अथॉरिटीज़ को हुक्म दे और लोगों को भी इस सिलसिले में पहले से जानकारी दे। जंगलाती इलाकों में आतिशज़दगी के खतरात के मुतल्लिक 112 पर आप कॉल करके मुतलका हुकाम को भी जानकारी फराहम कर सकते हैं। 9 बज रहे हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि सरहदी ज़िला राजौरी के अंदर जहां पर इस वक्त इंतजामिया अपनी जगह लगी है, लेकिन ये जो अमवात का सिलसिला, उस दरमियान मजीद कुछ लोग बीमार हुए, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। और दूसरी, एक हफ्ते के बाद एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। कश्मीर को कन्याकुमारी तक ट्रेन जो एक बड़ा मंसूबा है वो चलने और वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा भी मुमकिन है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे। साथ साथ जम्मू कश्मीर का एक अहम तरीन वफ़द इस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद है। मुज़ाकरात या फिर आप कह लीजिए मुशावरत का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होगा। वो मीटिंग किस ताल्लुक से है, क्या बातें होनी है, उससे पहले एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। कुछ ही देर में वो मीटिंग होनी है, उस ताल्लुक से भी अपडेट आपको करना है। और दीगर कुछ खबरें भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स और आदाद शुमार के जरिए एक बड़ा इंकिशाफ किया गया है। तमाम खबरें, मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार हमारे साथ हैं।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम देख रहे हैं आप सलाम जी के जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त 9:06 हुआ चाहते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत, खबरें, तज्ज़िया और तबसरा आप तक पहुँच रहा है इस प्रोग्राम के ज़रिए। ज़रा बात अब कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उस बड़े मंसूबे की जिसका बेसब्री से इंतज़ार था और ये इंतज़ार कुछ दिनों के बाद ऑफिशियली ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और वज़ीर आज़म खुद कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को कटरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए सरकारी सतह पर जरा ये बताते हैं कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इंतजार करना होगा जो हतमी स्केड्यूल वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से होगा। और खबर ये भी है कि जब वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भी दरियाई चिनाब के ऊपर भरेंगे, जहां पर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले में बनने वाला पुल है, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजर कर वादी कश्मीर की तरफ जानी है। इसके अलावा इतलात ये भी है कि जम्मू या कटरा के अंदर वज़ीर आज़म की एक रैली भी हो सकती है। फाइनल वेन्यू अभी तय पाना बाकी है, लेकिन 2 मकामात का इंतखाब कर लिया गया है। मगर रेलवे वजारत के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं क्योंकि PMO की तरफ से अभी स्केड्यूल के हवाले से कोई हतमी डेट तय नहीं की गई है, तो ये गालिबन पहला हफ्ता भी हो सकता है और दूसरा हफ्ता भी फरवरी का हो सकता है, लेकिन इम्कानात 3 और 4 फरवरी के बाद ही इशफाक इस तरह के हम आपको बता रहे हैं कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म हरी झंडी दिखाएंगे कटरा से ट्रेन को श्रीनगर के लिए, और इस ज़िमन में एक अवामी इज्तिमा से भी वो खिताब करेंगे। अगरचे हतमी तारीख का ऐलान 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है, लेकिन आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी और 25 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेशन ऑफ द ट्रेन सर्विस ट्रायल रन के हवाले से आज और कल किया जाएगा। ने फॉर्मल इनॉग्रेशन से पहले जो एक ट्रायल रन होता है, एक होता है सेफ्टी रन जो गुज़श्ता साल में हुआ, जिसके बाद सेफ्टी कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर 135 पेजों पर मुश्तमिल रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया गया। अब दूसरा रन जो है वो आज और कल हो रहा है, 24 और 25 जनवरी को हो रहा है, कटरा से श्रीनगर तक और श्रीनगर से कटरा तक ये बैक एंड थ्रू हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा 24 और 25 जनवरी को, और ये माना जा रहा है कि फॉर्मल इनॉग्रेशन से पहले एक ट्रायल रन होता है। और इसके साथ ही नई दिल्ली से हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 4 या 5 फरवरी औसतन तारीख हो सकती है जब वज़ीर आज़म साहब जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे, कटरा के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर वो हरी झंडी दिखाकर आवाम से भी खिताब कर सकते हैं। इस बीच तैयारियों का आगाज़ जो है वो रेलवे वजारत की तरफ से कर दिया गया है। अश्वनी वैष्णव ने पहले ही इस बात की वजाहत कर दी कि ट्रैक मुकम्मल तौर पर तैयार है, सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और आज और कल वंदे भारत का ट्रायल रन, इनॉग्रेशनल ट्रायल रन होगा, जिसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 4 तारीख के बाद या 4 तारीख को वजीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर हरी झंडी इस ट्रेन सर्विस को दिखा सकते हैं। इब्तिदाई खबरें इस तरीके की बात बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हलचल क्या है? आरिफ वहीद हमारे साथ बानिहाल में मौजूद है, जो मरकजी स्टेशन अभी तक बन रहा है, लेकिन अब सबकी नजरें बानिहाल से कटरा और कटरा से श्रीनगर वंदे भारत पर भी रहेंगी। आरिफ वहीद, क्या कुछ अपडेट रेलवे हुक्काम की तरफ से और वजारती जो वजीर आज़म साहब का दफ्तर है, अगरचे अभी कोई शेड्यूल ऑफिशियली उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन टेंटेटिवली 4 फरवरी को सामने रखा जा रहा है, तो क्या हम ये माने आज और कल जो इनॉग्रेशनल ट्रायल रन है वो इसी जिम्मत में हो रहा है, क्योंकि बीच में सिर्फ 2 या 3 दिन का वक्त है, फिर वजीर आज़म साहब आएंगे? बिल्कुल गवर्नर साहब, जिस तरह से आपने भी बताया कि जो एक बड़ा जो सपना जम्मू कश्मीर के लोगों का है या पूरे मुल्क की सतह पे लोगों का, जिसमें कई ट्रायल रन जो है अभी तक किए गए रेलवे की जानिब से, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जहां पर टेंटेटिव अब ये माना जा रहा है कि 4 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री जो है वो पहले जम्मू आ सकते हैं, और उसके बाद चिनाब का जो एक बड़ा ब्रिज है जो कि एक तवारीखी ब्रिज अब माना जाता है रेलवे के हवाले से, तो उसमें भी जो है वो चॉपर के जरिए विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो 2 वेन्यूज जो है वो डिसाइड किए गए हैं, रखे गए हैं, कटरा स्पोर्ट्स स्टेडियम या मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू, तो उसमें देश के प्रधानमंत्री जो है वंदे भारत को हरी झंडी के बाद जो है एक अवामी रैली से भी खिताब कर सकते हैं। अगर रेलवे की माने तो यहाँ पर कटरा से लेकर श्रीनगर तक जो है काफी ज्यादा जो तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई। आज और कल का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेन सर्विस चलाई जाती थी ट्रायल रन के हवाले से, जो मुख्तलिफ जगहों पे जो ट्रैक्स की
मतलब वो मजबूती के हवाले से जो है एक बड़े पैमाने पे सेफ्टी भी देखी गई। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे ये सपना जो है अब सच होता हुआ दिख रहा है। जब अच्छा, फिलहाल जमीन अगर पर हम क्या बात कुछ करें चल तो रहा है? क्या आपको लगता है कि 4 तारीख से पहले ये जो आज और कल इनॉग्रेशनल ट्रायल रन है, इनॉग्रेशन ट्रायल रन में इसलिए इसको बार बार बता रहा हूं क्योंकि वजीर आजम साहब की जो टेंटेटिव डेट है वो 4 है, उससे पहले 2-3 दिन पहले ये होना। इसका मतलब अगर आज और कल ये ट्रायल रन मुकम्मल होता है, एसपीजीज का आना लगभग 29 तारीख के आसपास या पहली तारीख के आसपास होगा यहाँ पर, जिसके बाद वो इस पूरे वेन्यू को अपने पास रखेंगे, निगरानी में रखेंगे जहाँ पर पीएम साहब ने आना होगा। डेट मीन्स 1 फरवरी से 3 फरवरी के दरमियान एक्टिविटियां बहुत ज्यादा फिर इस रेलवे डिपार्टमेंट की बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सर, जिस तरह से मेरी रेलवे अथॉरिटी के साथ भी आज सुबह सुबह बात हुई, उनका मानना है कि जो सेंट्रली हीटेड जो वंदे भारत जो स्पेशल, चूंकि मौसम के एतबार से भी रेलवे अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कटरा से कश्मीर की हो, चूंकि आजकल चिलय कलान चल रहा है, तो उसमें भी जो 2 रैक्स रखे गए जिनको दिल्ली से जो है कटरा तक आना है, तो उसमें आज इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि कब ये बनियाल स्टेशन पर पहुंचेंगी, तो उसमें जरूर हम उस पर जो है नजर रखेंगे। तो ये कहीं न कहीं पे अगर देखें तो वंदे भारत एक जो बड़ा सपना है ये साकार होता हुआ दिख रहा है, जहां पर तमाम तैयारियां जो है प्रधानमंत्री की रैली के हवाले से, इनॉग्रेशन के हवाले से, क्योंकि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पे इतने 1000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जहां पर मुश्किल तरीन रास्तों में जो है ये टनल्स बनाए गए हैं, तो ये अब कहीं ना कहीं पे एक बड़ी फराहम करने के लिए। और आज सबकी नजरें इस बात पर, क्योंकि जब हतमी ट्रायल्स की तरफ जाते हैं तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेशन जहां से सेंट्रल कश्मीर को कनेक्ट करके, और अब चूंकि आर पार ये जो पुल वाला मामला है इसके दोनों तरफ ट्रायल्स हुए और ट्रेन्स भी ले जाएगी 75, 85 और 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती रहीं। और वंदे भारत का ट्रायल या उसका जो तरीकाकार है वो अपना, उस हिसाब से भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इशफाक, एक चीज और भी है जो इस वक्त अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं कि कटरा जो हॉल्ट स्टेशन की बात हुई थी उस ताल्लुक से दोबारा कोई बयान, कोई अपडेट, उसमें अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। हॉल स्टेशन एज इट इज, सीएम साहब ने भी एक बात कही थी कि जनाब सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर, लेकिन जिस तरीके का इशू बन रहा है, जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है, लेटेस्ट होप सो कि अश्विनी वैष्णव साहब और सिक्योरिटी एजेंसियां इसको क्लियर भी कर दें। लेकिन फिलहाल ट्रायल रन जो है, इनॉग्रेशनल ट्रायल रन जो है आज और कल होगा, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 4 फरवरी को वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। एक बार फिर वो जम्मू कश्मीर आएंगे जहां पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया जा सकता है। तो इस तरीके की खबर आ रही है। लेकिन बात जरा दिल्ली की दोबारा करते हैं। एक तरफ से जहां वजीर आजम के दफ्तर पर सबकी नजरें हैं, वहीं पर आज सबकी नजरें लोकसभा पर भी रहेंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जाविये से लोकसभा के अंदर आज अहम तरीन बात होने जा रही है। वक्त तरमीमी बिल पर मशावरत आज आखिरी पड़ाव पर है और जम्मू कश्मीर का वक्त आज जेपीसी चेयरमैन के सामने हाजिर होगा और अपनी बात और एतराजात जेपीसी यानी पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पार्लियामेंट हाउस के अंदर रखा जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मीरवाइज, मौलवी उमर फारूक और उनके हमरा MMU मुत्तहिदा मजलिस उलमा के कई अरकान जो है वो शामिल होंगे, जो नई दिल्ली के अंदर जगदम्बिका पाल के सामने हाजिर रहेंगे और वक्फ तरमीमी बिल पर जो एतराज़ात है वो सामने रखेंगे। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिनों से मीरवाइज मौलवी उमर फारूक दिल्ली के अंदर मौजूद है। आगा सईद हसन जो मारूफ शिया लीडर है वो नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब मजहबी पेशवा नई दिल्ली के अंदर खीमा जन है, जो आज मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के हमरा पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, जहां पर वो अपने एतराज़ात इस कमेटी के सामने रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि तरमीमी एक्ट के हवाले से क्या खदशात है और किस तरीके से इसको दुरुस्त किया जा सकता है। और अगर ये मामला एक तरफ से ये है, दूसरी बड़ी बात कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो मीरवाइज उमर फारूकी ये पहली बार नई दिल्ली पहुंचे हैं और नई दिल्ली पहुंचने के साथ साथ ही वो पहली मर्तबा लोकसभा के अंदर भी जाएंगे, जहां पर वो इस तरीके की एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे जो माना जा रहा कि मिल्ली कॉज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे नुमाइंदे ताबिश कवाल ने आपसे कुछ देर पहले दिल्ली की है जगदम्बिका पाल के घर की, यही मुलाकात होनी है, हलचल थोड़ी बहुत आपको नजर आ रही है? पहले इनके घर पर ही था सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन रात देर के जो रिशेड्यूल किया गया वो अब 11 बजे का वक्त है। 11 बजे के आसपास अब लोकसभा के अंदर यह इजलास होगा। सेंट्रल जो जेपीसी का जो दफ्तर वहां पर बनाया गया, वहीं पर मीरवाइज और उसकी पूरी टीम और जेपीसी के तमाम मेंबर को तलब किया गया है। खबर यह भी है कि 30 जनवरी को
इंटरीम रिपोर्ट जो जेपीसी की होगी वो स्पीकर को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद स्पीकर यह फैसला करेंगे कि जब बजट सेशन होगा किस दिन उसको टेबल किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मीटिंग आज सुबह होनी थी, रिशेड्यूल होकर 11 बजे हो गई है, रात देर गई, यह फैसला आया। ताबिश कमाल ने थोड़ी देर पहले जिम्मेदारों से गुफ्तगू की है। जेपीसी की अहम बैठक है और आज जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है जेपीसी चेयरमैन और सांसद जगदम्बिका पाल जी से मिलने के लिए। हमारे साथ खुद जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, आज एक अहम डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से आ रहा है, आप सभी को सुनना है। जो जम्मू कश्मीर से डेलीगेशन आ रहा है उसको समय दिया गया है दिल्ली का। वो खबर यह है कि मीरवाइज उमर फारूक जैसा पूरा डेलीगेशन, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक धर्मगुरु आ रहे हैं। कोई बात सामने आई है, क्यों लोग ये आपसे मिलना चाहते हैं या क्या डिमांड थी इन लोगों की? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ को पिछले 6 महीने में हम हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में गए और उन राज्यों में तमाम तंजीम से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, गवर्नमेंट के स्टेट ऑफिसर से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, वाइस चांसलर, हाई कोर्ट के लायर्स। तो अब अगर मीरवाइज भी लगातार इस कमेटी में, जेपीसी में जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसके बारे में राय देना चाहते थे, लेकिन हमारी मुश्किलें थी कि हम लगातार टूर पे थे। लेकिन अब हमने पूरे देश में, अगर सरकार ने इसको जेपीसी के रेफ़र करने के लिए कहा था और सभी को हमने महत्वपूर्ण सुना, तो जम्मू कश्मीर से उनका डेलीगेशन आना चाहता था। तो फिर हमने तय किया कि आज जो क्लॉज बाई क्लॉज है उसको हमने 27 को किया है और आज हम मीरवाइज के उनको और उनके डेलीगेशंस को जो भी उनके हैं इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के जो वक्फ का प्रपोज अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट एक्ट पे उनके क्या व्यूज हैं तो उस पे हम उनको अवसर दे रहे हैं। लेकिन सर, पहले से अपोज करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, वो इसके खिलाफ मुखालफत में कई बार वो बोल चुके हैं। तो क्या रहेगा कि जो वो पॉइंट्स रखेंगे तो क्या उसको ऐड ऑन किया जाएगा जेपीसी की कमेटी के सब बिल के अंदर? डेमोक्रेसी है, अब वो कल तक मुखालफत करते रहे हों या कल तक क्या बोलते थे, लेकिन अगर आज एक संविधान की तहत, आइन की तहत भारत की पार्लियामेंट में एक कानून मरकजी हुकूमत लेकर के आई है और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने उस बिल को पेश किया था और पेश करते समय उन्होंने कहा था हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहती है कि वक्फ का जो बिल बने वो ट्रांसपेरेंट हो, सभी गरीब, पसमानदा, अक़लियत, ख़वातीनों को, बच्चों को, आर्फन को, विधवाओं को उसका फ़ायदा मिले, न कि जिस तरीके से शिकायतें आ रही कि दुरुपयोग हो रहा है, खुर्द बुर्द हो रहा है। तो एक खुद सरकार ने इसमें पहल किया कि हम इसको रेफ़र करेंगे और उसको स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो अब अगर आज वो उस संविधान के तहत पार्लियामेंट के उस कानून को और उस कानून को पार्लियामेंट जो जेपीसी को रेफ़र हुई है उसमें मीरवाइज और अपने डेलीगेशन को लेकर के आ रहे हैं और जिस तरह से संवैधानिक रूप से अपने इस प्रपोज अमेंडमेंट पे अपनी राय देंगे, तो इसीलिए हमने आज उनको बुलाया। सर, लगातार अपोजिशन भी इसका विरोध कर रहा है और आप लोग इसको क्या इसी सेशन में पेश करने जा रहे हैं अभी बजट सेशन है? हम तो इसको आज कर रहे थे, लेकिन ये केवल इसलिए कि भाई इस तरह अभी इन लोगों को भी सुन लें, फिर हम अब 27 को क्लास बाई क्लास करेंगे और हम निश्चित तौर से इसी सेशन में हम इसको पेश करने जा रहे हैं। कानूनी प्रावधान ऐसा भी है, अगर अपोजिशन चाहे तो इसका विरोध करके वहाँ पर पार्लियामेंट में इसको ड्रॉप आउट करा सकता है, रोक सकता है, कोई इस तरह के प्रावधान है? ऐसा कोई कानून का प्रावधान नहीं। जो क्लास बाई क्लास अमेंडमेंट होगा, विपक्ष ने भी अमेंडमेंट दिए हैं, रूलिंग पार्टी की तरफ से भी अमेंडमेंट्स आए हैं, हम उन दोनों अमेंडमेंट्स को लेकर के जब क्लास बाई क्लास चर्चा होगी तो जो मूव करेंगे हम उनसे कहेंगे अगर मूव कर रहे हैं उस पर सहमति बनेगी तो उस क्लास को हम क्लियर करेंगे। अगर किसी पे असहमति बनती है तो इस जमहूरियत में पार्लियामेंट में 6 महीने से इस पर डिस्कशन और डिबेट हो रहा है, तो फिर क्लास बाई क्लास जिस पे वोटिंग की ज़रूरत होगी हम वोटिंग कराएंगे और वोटिंग के बाद फिर हम उसको आगे क्लियर करके अपनी रिपोर्ट। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार ये कहती रही हैं कि देश के अक़लियत, माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ सरकार का दुर्व्यवहार है और इसीलिए इस तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। देखिए, ये बिल पहले से है वक्त का, उसको और बेहतर बनाने के लिए
माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की हिफाजत के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको पेश किया गया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कहा इस बिल को डिसअप्रूव करिए, आप लोग सब लोग ईमेल करिए। इसी तरह से और अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों की मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, इमाम बाड़ा चला जाएगा। ये सब अफवाह है। शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। इंसाफ कहना है कि अगर कोई भारत के संविधान में बात रखने के लिए आता है तो जेपीसी सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीडियो कमेटी का एक और अहम और आखिरी इजलास आज 11 बजे नई दिल्ली के अंदर होना है और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के हमरा उलमा का एक वफ्द नई दिल्ली के अंदर मौजूद है जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हाजिर रहेंगे, अपने मौक़िफ़ को सामने रखेंगे और फिर जेपीसी चेयरमैन ने यह साफ कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता करके रिपोर्ट उनको मरहलेवार तरीके से ऐवान के सामने भी रखा जाएगा और हमारी इत्तलात के मुताबिक 31 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर पहली रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि ऐवान के अंदर किस दिन इसको पेश करना है, क्योंकि 1 फरवरी से बजट इजलास भी शुरू हो रहा है। कंफर्मेशन भी जगदम्बिका पाल साहब ने कर दी है कि वो आज रिपोर्ट पेश करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि डेलीगेशन ने वक्त मांगा था, मीरवाइज साहब और उनके हमरा जितने भी शख्सियात जा रही हैं उनने मुलाकात करनी थी, तो उनकी बात सुनने के बाद रिपोर्ट में अगर कुछ ऐड ऑन, कुछ बात उनकी जो ओपिनियन है वो लेकर इसके बाद 30 और 31 को बड़ी अहम पेशरफ्त होनी है। यानी ये कंफर्मेशन हो गई है, इसी सेशन में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद चर्चा या बहस कब होगी वो दूसरी बात है। चलिए जनाब, बात हो रही थी दिल्ली की, लेकिन दिल्ली के बाद जरा सलामती सूरत हाल की बात करते हैं और जराया ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से जो दरअंदाज आ रहे हैं वो अब की बार हाईटेक होकर आ रहे हैं और ये हाईटेक होने की इत्तला तब सामने सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली जब कुछ इस तरीके के आलात उनके हाथ लगे हैं और यह साफ किया गया कि अब OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जो शिकंजा हुकूमती इदारों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से खींचा गया था, सख्त कर दिया गया था, उसके नतीजे में OGWs का बनना बहुत कम हो रहा है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियां सील हो रही हैं, NIA उनके ऊपर कार्रवाइयां कर रही है, कोर्टों के अंदर केस चल रहे हैं। तो उसको देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट ने एक नया मंसूबा तरतीब दिया है और उस नए मंसूबे के तहत अब जो दरअंदाज यहां पर आ रहे हैं उन्हें हाईटेक कर दिया गया है और उनके हाथ में एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन गाइड दे दिया गया है जिसे एल्पाइन ऐप कहा जाता है और यह माना जा रहा है कि एल्पाइन ऐप जो है ये ऑफलाइन वर्जन है जी, बेसिकली उस वर्जन का जो आर्मी चलाती है और इसका ही इस्तेमाल अब मिलिटेंट, इंतहा पसंद या दरअंदाज करते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से संपर्क यानी राब्ते में ना रहे उन लोगों के जिनके ऊपर बाद में पुलिस शिकंजा कसती है और वहां पर जब इंट्रोगेट उन्हें किया जाता है उनके ठिकानों का पता लग रहा है। ऐप दरअसल ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलियन नेविगेशन टूल है, ये ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ ये चीज़ें लगी जिसके बाद काफ़ी हाई अलर्ट पर यह पूरा मामला चला गया है। याद रखिएगा लास्ट ईयर डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी, पुंछ, रजौरी में जो इंसिडेंट्स हुए हैं जब उनका एनालिसिस रिपोर्ट निकाला गया तो पता लगा कि यही ऐप जिसे एल्पाइन क्वेस्ट ऐप कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलियन नेविगेशंस में यूज होता है उसे मिलिटेंटों के हाथ दिया गया है और पाकिस्तानी दरअंदाज जो पाकिस्तान से मिलिटेंट इस पार आते हैं वो इस वक्त इसका इस्तेमाल करें। मजीद तफसीलात के लिए सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान जरा अपडेट करें, सिक्योरिटी एजेंसियां काफी हाई अलर्ट पर है, कहीं ना कहीं दरअंदाजी की कोशिश अभी भी हो रही है, फौजी जर्नल्स की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की हम बात करते हैं मिलिटेंसी की सफू में शामिल होने वाले लोगों की तादाद घट रही है, OGWs का नेटवर्क थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन अब जो ये नई बात सामने आ रही है कि अब जो मिलिटेंट आ रहे हैं ये हाईटेक मिलिटेंट्स हैं, ये वीडियो भी शूट करते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल भी करवाते हैं, लेकिन नेविगेशन के हवाले से ऑस्ट्रेलियन ऐप का इस्तेमाल करना कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है और किस तरीके से एजेंसियां इसको देख रही है, क्या कुछ इनपुट आपके पास? देखिए बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए और ये सिक्योरिटी एजेंसियों के ही ये रिपोर्ट सामने आई है एजेंसियों की तरफ से कि जो ऑस्ट्रेलियन जिस ऐप की आपने बात की एल्पाइन क्वेस्ट ऐप इसे कहा जाता है और ये उमूमन पहाड़ों पर जो माउंटेनियर्स होते हैं या जो एडवेंचर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिकिंग के लिए चाहे वो ट्रैकिंग के लिए। और इसमें वो चीज़ें ऑफलाइन में जो मैप है, गूगल मैप है, वो इसमें जो है इंस्टॉल किया हुआ है। यानी
कुल मिला के ये हाईटेक जी ऐप है, ये इस वक्त जो है अब मिलिटेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए 2019 के बाद खासकर सिक्योरिटी ग्रिड को काफी मजबूत कर दिया गया। लेकिन अब ये जो सामने आ रहा है ऑस्ट्रेलियन जो अल्पाइन ऐप, या फिर साथ साथ ये भी पता चला है कि एक हाई अल्ट्रा जो रेडियो कम्युनिकेशन जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो हैंडलर्स है उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, और जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रैक करने में काफी दुश्वारी हो रही है। यानी ये सारा ऑफलाइन मोड पे हो रहा है कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है। जिस तरह से आपने भी कहा कि OGWs की तादाद कम हो रही है, जिस तरह से UAPA एक्ट आयद किए गए या मकान जो है वो हाउसेस को सीज किया गया। सो ये सारे तनाजुर के बीच में एक OGWs की तादाद कम हुई। दूसरा ये कि ये भी इतलात है कि मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये इनपुट्स मिले हैं कि जो OGWs है वो कुछ जो सीक्रेट्स है वो लीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सो इन सारी चीजों के बीच में अब इन्होंने हाई टेक जो टेक्निक्स है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसमें ये अल्पाइन ऐप भी शामिल है जो रखी गई है, सारा ऑफलाइन मोड पे है। यानी कि जहां पे भी किसी भी पहाड़ पे अगर कोई मिलिटेंट है तो वो आराम से अपनी लोकेशन, अपनी टाइमिंग और जिस एरिया पे उन्हें जाना है वहां से जा सकते हैं। आगे कितने कैंप से वो उन्हें पता चलेगा, और रूट पूरा उनको इस ऐप के जरिए मालूम होगा। और साथ साथ जो मैंने कहा कि एक एनक्रिप्टेड जो रेडियो कम्युनिकेशन है, हाई अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन, सो उसके जरिए से ये जो है राब्ता कर सकते हैं अपने जो उनके साथ जो हैंडलर्स है जब या बाकी लोग जो उनके साथ राब्ते में। सो उसमें भी जो एजेंसीज है उनको काफी दुश्वारी होंगी, मुश्किलात होंगी इसको ट्रैक करने में। लेकिन चूंकि अब ये सिक्योरिटी एजेंसियों तक पहुंच चुका है कि ये ऐप भी उन्हें पता चला है, रेडियो कम्युनिकेशन भी पता चला है। जिस तरह मैंने कहा कि ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रिड को काफी मजबूत किया गया था, लेकिन अब चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसे हम देख रहे थे कि एक नार्को जो मिलिटेंसी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने खुद देखा, सिक्योरिटी एजेंसियां समझती थी। लेकिन अब ये जो एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो इस पे यकीनी तौर पर सिक्योरिटी एजेंसियां मुतारिक हो चुकी हैं, और इसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, सो इस हवाले से एक स्ट्रैटेजी, एक जो लाई अमल है वो तरतीब दी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर कि मिलिटेंट हाईटेक हो रहे हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस एल्पाइन क्वेस्ट ऐप एक है, ऑस्ट्रेलियन ऐप है जिसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ ये तमाम डिटेल्स लगी है। प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन सिक्योरिटी एजेंसीज का अकॉर्डिंगली बनेगा, लेकिन जितना वहां से हो रहा है उससे डबल यहां से भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार एक बड़ा सवाल ये कि निज़ाम तालीम पर सवाल क्यों है, और माजी से लेकर अब तक क्या निज़ाम तालीम में कोई सुधार हुआ या हम हर दिन गुजरने के साथ पीछे हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल, एक तज्जिया आपके सामने रखेंगे। रजौरी भी लिए चलेंगे जहां पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है बताएंगे, और मज़कूरा MLA साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फटाफट से हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। ज़रा बात तालीम की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, रोशन मुस्तकबिल की करते हैं, क्योंकि अगर तालीम का नूर आपके हमारे बीच रहा तो हम सही और गलत में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब ये तालीम का नूर इतना महंगा हो जाए कि आपके और हमारे हाथ से ये बाहर चला जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार का वादा कि मुफ्त तालीम और कौमी तालीमी पॉलिसी का इतलाक़ जम्मू कश्मीर में सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं। ये सवाल तब सामने आया जब एक एदाद-ओ-शुमार सामने आया, और एदाद-ओ-शुमार स्टैटिक्स डाटा सरकार का यह बता रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 5452 प्राइवेट स्कूल्स हैं। कुल मिलाकर इतना ही ठेला है जी। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इसके मुकाबले में सरकार के पास 18,785 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहां पर 96,380 टीचर्स हैं। 18,785 सरकारी स्कूल है, 96,380 टीचर्स हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की कहानी जब मैंने आपको बता दी 5,452, तो वहां पर टीचर्स कितने हैं? 70,234 टीचर्स पोस्ट किए गए टीचिंग के लिए, और 12,03,060 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल जब हमारे हैं तो टीचर स्कूल रेशो TSR है सरकारी स्कूलों के अंदर 1:5 है, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर यही मामला जो है वो 1:13 है। सरकारी स्कूलों में एक बच्चा 5 उस्ताद, और यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक बच्चा और 13 बच्चे और एक उस्ताद। ये सूरत हाल है। यहाँ पर 5 बच्चे और एक उस्ताद की कहानी है। जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जैक्ट नंबर्स अगर सामने आप देखेंगे तो TSR जो टीचर स्कूल रेशियो है वो लगातार डिस्टर्ब है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी। और एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि लाखों बच्चे इसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ने को तरजीह देते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देने वाली जो बात है ये बड़ी दिलचस्प है। PTR, TSR, ये तमाम टर्म्स को जब आप खंगालेंगे तो पता लगता है कि सरकार के पास अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले 50 साल से जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की जा रही थी वो सिर्फ ऑर्डिनरी बेस पर चलाया गया, वोट बैंक पॉलिसीज पर चलाया गया, जिसकी वजह से इन सरकारी स्कूलों के अंदर जहां पर लाखों बच्चों को होना चाहिए था और हजारों बच्चे प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए थे, उसके बरक्स देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई भी आपके पास मॉडल स्कूल ऑफ एजुकेशन आज के दिन सरकार के पास नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो शायद हर जिले में आपको 2-2, 3-3 मॉडल्स मिलेंगे, जहां पर एक के बाद एक टेक्नोलॉजी, एक के बाद एक खूबसूरत बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पढ़ने की तालीम, जिसकी वजह से जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनका मानना है कि जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाते हैं उनकी नशोनुमा में 1000 गुना फर्क होता है। वो पहले दिन से उन्हें लगता है कि हम गरीब हैं, पढ़ के करना क्या है, और जो प्राइवेट में जा रहा है उसको यह लगता है कि मैं एक सेफ जोन में पढ़ रहा हूं, जबकि उस्ताद सबसे पढ़े लिखे सरकारी स्कूल के अंदर है। इरफान फाजिल, ये जो डाटा है, मजीद क्या कुछ कहानी इस डाटे की है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखिए गौर साहब, जहां तक स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जैसे आपने प्राइवेट स्कूल का डेटा भी बता दिया है, जिसमें 5,452 प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में है, और टीचर साहिबान को लेकर अगर देखा जाए तो 70,000 और 12 लाख के करीब जो है स्टूडेंट्स भी है। 18,785 गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहां पर तकरीबन 96,300 टीचर्स जो है वो पोस्टेड है। इसके साथ साथ अगर मैं TSR के रेशो को लेकर बात करूंगा तो उसका 1.5 जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर है, और 1.3 जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को लेकर है। गवर्नमेंट स्कूल जो जम्मू कश्मीर में है उसमें 244% एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशंस है जो कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल्स के साथ जुड़े हैं, जिसमें टीचर स्कूल्स के साथ साथ जो रेशियो है वो काफी ज्यादा लो है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 1,67,046 टीचर्स जम्मू कश्मीर के हैं, जहां पर 29,616 टीचर्स पोस्टेड जिसे डिप्लॉय किया गया है प्राइमरी लेवल के लिए। अपर प्राइमरी को लेकर मैं बात करूं तो 43,789 सेकेंडरी लेवल पर है,
और 32,000 टीचर्स जो है वो पोस्टेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स को लेकर है। इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बात करेंगे, 5,452 प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 12 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, और कंपैरेटिवली अगर बात करें तो 18,785 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 14 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड किए गए हैं। रेजिंग क्वेश्चंस के साथ साथ अगर हमें क्लियरिंग अथॉरिटीज को लेकर बात करूं तो एनरोलमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स का दिखाई दे रहा है। ऑफिशियल फिगर्स जो हमें बता रहे हैं वो 5,452 प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में है, जिसमें 70,000 टीचर्स जो है पोस्ट किए गए हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो ये मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स जो है ये एक शॉकिंग रिलेवेशन है, क्योंकि फिगर्स के लेवल के हवाले से अगर हम देखेंगे, जब आप 14,21,644 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वहां पर 18,785 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं। सईद इरफान फाजिल, आप जरा बने रहेंगे हमारे साथ, हम साउथ कश्मीर भी चलेंगे जहां से डॉक्टर अरबक सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और कमेटी ऑन एजुकेशन जो साउथ कश्मीर पुलवामा ज़िले की है उसको हेड भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये अपडेट करेंगे, जो बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट स्कूलों को प्रेफर कर रहे हैं रादर इन गवर्नमेंट स्कूल। क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या अकाउंटेबिलिटी और स्टेट पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिसी पर भी सवाल है? अशफाक साहब शुक्रिया, आपने इतने बड़े इशू पे करने का मौका दिया। अशफाक साहब, जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, सबसे बड़ा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हमने बहुत आगे, मुझे नहीं लगता कि अभी जैसे पुलवामा की बात करें कि चंद स्कूल होंगे जहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जहां कोई जमीन का इशू होगा या बाकी चीजें होंगी। अब आप मिड डे मील की बात करें, आप यूनिफॉर्म की बात करें, किताबों की बात करें, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बेहतरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी। हमें अगर टाउन के स्कूल देखें जहां हमारे बच्चे बहुत कम होते हैं और टीचर 20-20, 25-25 बैठे हैं, सिफारशी टीचर जो ZDO ऑफिस और CO ऑफिस में बैठे हैं, या उनको अगर आप देखो इलेक्शन के नाम पे, उसके नाम पे कोई DC ऑफिस में टीचर अटैच है, कोई ADC ऑफिस में बैठा है। तो जब तक ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात नहीं हो, एक टीचर को हम सिर्फ पढ़ाने के लिए लगाए तो तब तक ये रहेगा। हम मानते हैं कि जो नेशनल पॉलिसी है, क्या ये वक्त आ गया कि एक बड़े पैमाने पर पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, नंबर 1, ताकि हम एक मॉडल स्कूल बना सके उसी तर्ज का जिस तरीके का प्राइवेट सेक्टर के बन रहा है। सरकार के पास तमाम रिसोर्स है, खाना भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं, वर्दियां भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल है कि जनाब आउटपुट क्या है? क्यों वो जहनी तनाव का वो बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि ना बेंच होता है, ना चौक होता है, ना बोर्ड होता है, उसे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं घर बैठता। हाँ अशफाक साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमने DDC काउंसिल पुलवामा में एक रेजोल्यूशन पास किया था। मैं डायरेक्टर साहब जो पुराने हैं उनको 4 बार मिलने गया। हमने इनको कहा कि हर DDC मेंबर को एक एक स्कूल दिया जाए जो एक मॉडल स्कूल बने। अगर आपको रिसोर्सेज की कमी है, हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर साल में एक स्कूल को बनाए। मेरे गाँव है अपना कविल शुकारगा, मैंने वहां के लिए प्रपोजल दिया था कि इस स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाया जाए। और हम रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी की कमी है अशफाक साहब, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमें 4-5 साल में 6 CO पुलवामा में चेंज हो गए। जो ही कोई CO आता है पुलवामा में, ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्टों की बात है, और वो रिटायर्ड होने वाला होता है, उसको 4 महीने या 3 महीने, वो 3 महीने में जब कोशिश करता है, फिर पावर्स जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन स्पिरिट ग्राउंड पे इंप्लीमेंट ना किया जाए, अकाउंटेबिलिटी ना हो और एक को सिर्फ टीचर के तौर पे देखा जाए, वो क्लर्क ना बने, वो लीडर ना बने, वो इवेंट्स ना करवाए। एक टीचर हमारे पास, जहां तक मुझे लगता है, एक अगर आज रैशनलाइजेशन आज के मामले में हो, एक बड़ा रद्द बदल हो, एक रैशनलाइजेशन हो, स्कूल के हिसाब से टीचर हूँ, ये आपको एक आदाद शुमार बड़ा अच्छा दे रहे हैं, हमारे पास इतने स्कूल है, इतने टीचर हैं। लेकिन अगर आप टाउन के स्कूल, कहीं पे इशफाक साहब इतनी बदकिस्मती है कि एक ही अहाते में 4 स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी भी है, गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, लेकिन वो मर्ज नहीं हुए हैं, वो वहीं रखे हैं। एक स्कूल में 5 बच्चे हैं, एक में 15 बच्चे हैं, एक में 20 बच्चे हैं।
अगर हमने एजुकेशन सेक्टर को बचाना है तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी इम्प्लीमेंट करके एक अकाउंटेबिलिटी करनी है स्कूल वाइज कि हर जिस स्कूल में 5 बच्चे हैं वहाँ 5 टीचर हैं, वो स्कूल कैसे चलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी का बड़ा फुकदान है, न सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बल्कि यही देखना इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम नहीं तो बिजली नहीं, बिजली है तो कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर नहीं तो टीचर नहीं, परेशानियां हर जगह है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं, ऊपर 2-3 लोग होते हैं जो पूरा निज़ाम चलाते हैं। यहाँ 12 मिनट और 13 कुली वाला जो मामला होता है उस वजह से खराबी होती है। लेकिन लेट अस होप सो कि हम बात तो इस उम्मीद से कर रहे हैं कि हुकूमती इदारे थोड़ा सा अपने कोजी रूम से बाहर आएँ, सूरत हाल को समझें। और ये जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार जो हज़ारों करोड़ रुपया पंप कर रही है उसको अगर सही डायरेक्शन में पंप करती तो शायद आज के दिन में जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम तालीम का एक अलग ही रुख होता। तो ये थी जनाब बात तालीम। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, राजौरी का हम जिक्र थोड़ी देर में करेंगे, वहीं की ये तस्वीर भी है। थना मंडी का ये इलाका है और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जब हम बार बार इस तरफ फोकस कर रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल ढक्की सईदा गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा निसार यहाँ पहुँचे तो पता चला कि 1985 में ये स्कूल बना। आज 2025 के पहले 4 हफ्ते पहले महीने के गुजर चुके हैं। हालत ये है कि ये स्कूल अपग्रेडेशन तो छोड़ दीजिएगा, मुरम्मत का कभी काम नहीं हुआ। आज बच्चे शदीद सर्दी या फिर सख्त गर्मी हो, यही इनका सरमा और गर्मी का पूरा सेशन गुजरता। और मकामी लोगों ने 2 चीज़ें क्लियर कर दी कि अब ये इमारत की जो छत है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुई है। 1985 में बना स्कूल, दोबारा इस तरफ कोई तवज्जो नहीं गई, सिर्फ पेंट इस स्कूल को किया गया है, जो हमारी जानकारी है। चंद एक बातें आपको बच्चों की सुनाएंगे और साथ साथ वालिदैन की जिनने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और यही हाल मैक्सिमम एरियाज़ का है। और इसी का नतीजा है कि बच्चे और वालिदैन दोनों अगर कोई तरजीह में किसी को रख रहे हैं तो वो निजी स्कूल है। सर, ना हमें पानी आता, हम लोगों के घर से मांग के लाते हैं, ना हमारी बिल्डिंग टूटी हुई है, ना हम अंदर बैठ सकते, ना कुछ। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढक्की सईदा में पढ़ता हूँ। और हमारे स्कूल में पानी नहीं है, हम लोगों के घर से मांग कर लाते हैं। और बाथरूम नहीं है और बिल्डिंग नहीं है, हमें सर्दी में भी बाहर बैठना पड़ता है। हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमें बिल्डिंग बना कर दे। सईदा है पंचायत भी मंगोटा की, तो वार्ड नंबर 3 ये प्राइमरी स्कूल है। तो इसमें बिल्डिंग की जो हालात है वो आप देख रहे हैं। हमारे बच्चे इस वक्त ये बाहर बैठे हैं, 40+2 है, तो 2 ही टीचर हैं, एक तो अटैचमेंट है तो दूसरे की पोस्टिंग है। तो ये बच्चे ना धूप में अंदर बैठने के काबिल हैं, ना तो बारिश में अंदर बैठने के काबिल हैं। अगर धूप ज्यादा होती तब भी इनको छुट्टी करनी पड़ती है, अगर बारिश ज्यादा हो कोई तब भी इनको छुट्टी करनी पड़ती है। इतना ये हमारे बच्चे फिर सफर हो रहे हैं। तो ये बिल्डिंग गिर रही है, बाथरूम है नहीं है, पानी है नहीं है, जगह ओपन है। अगर लोगों के पास जाते हैं तो लोग उनको भगाते हैं, फिर बच्चे बेचारे जाएं। तालीम का वो आईना जो आज मुख्तसरन आपके सामने रखने की कोशिश की, पिछले कई दिनों से हम इस पर गुफ्तगू करें, इस उम्मीद के साथ कि नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत ने एक वादा किया है कि निज़ाम तालीम को अरसर नौ देखा जाएगा। एग्जाम्स रिशेड्यूल करके करवाना एक कदम अच्छा है, आपने कश्मीर को देखते हुए, मौसम को देखते हुए ऐसी बात की, लेकिन बुनियादी सतह पर ढांचे को मजबूत कौन बनाएगा, जिम्मेदारी लेगा कौन? इस उम्मीद के साथ इस खबर को छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि नई हुकूमत जरूर इसकी ओर तवज्जो देगी। फटाफट से जरा रजौरी की बात करते हैं, क्योंकि रजौरी के अंदर दहशत खौफ बराबर जारी है और पिछले 50 दिनों के दौरान कमर बस्ता इंतजामिया भी है, लेकिन अभी तक हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुरस्कार बीमारी का एक और केस इलाके से सामने आया है और इन सब के बीच में इतलात के मुताबिक बैन वजारती टीम जो मरकज़ की टीम थी, मुख्तलिफ वजारतों के नुमाइंदे थे, वो नई दिल्ली वापस चले गए हैं। लेकिन टीम 200 से ज़्यादा सैंपल्स या नमूने अपने साथ लेकर वापस चली गई है, ताकि कम से कम ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसका पता लगाया जा सके और जो 17 अमवात गुज़श्ता 48 घंटों में हुई हैं, 48 दिनों में माफ़ कीजिएगा, उसका असल में ज़िम्मेदार कौन है, क्या वजूहात है। एहतिजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला भी हमने देखा। बुढ़ाल के 210 से ज़्यादा अफराद जो है वो क्वारंटीन सेंटर्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं
और 11 साल लड़की भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जम्मू और राजौरी के अंदर 3 बहनों समेत 4 लड़कियों में से 2 की हालत अब भी नाजुक बनी और बुढ़ाल के 225 के करीब लोग इस वक्त जो शिफ्ट करके क्वारंटीन सेंटर्स में लाए गए हैं। 7 अफराद मुसलसल तिब्बी निगरानी में हैं जिनको कुछ सिम्टम्स थे या ऐसी अलामात जाहिर हुई हैं जहां लग रहा है कि पहले जिन लोगों की जाने गई शायद इसी तरह की सूरत हाल तब भी थी। इस गैर यकीनी सूरत हाल के बीच इंतजामिया की तालमेल को लेकर भी कुछ सवालात समाजी राब्ता साइटों पर इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जीएमसी राजौरी और जीएमसी जम्मू की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों को गांव से उठाकर जीएमसी राजौरी या नर्सिंग कॉलेज में लाया गया, जरूरत पड़ने पर या मजीद हालत अगर बिगड़ती है तो निगरानी के लिए राजौरी से जम्मू शिफ्ट करना एक वाहिद ऑप्शन होता है। टॉप लेवल पर हेल्थ अथॉरिटीज के अंदर तालमेल ना होना इस चीज को लेकर भी और सवालात कल खुद मकामी एमएलए या मुतलका जो एमएलए जावेद चौधरी साहब है उनकी जानिब से उठाए गए। लेकिन इतलात ये भी है कि 200 से ज्यादा नमूने मरकजी टीम अपने साथ लेकर 7 मुख्तलिफ लैब्स में इनका मुआयना किया जाएगा, जांच की जाएगी। एफएसएल की जो टीम थी, सीएफएसएल की जो टीम थी, उसने भी वो सैंपल्स कलेक्ट करके उनको दिए हैं। वो तमाम सैंपल्स अब वापस चले गए हैं जहां से इनकी रिपोर्ट्स भी आएंगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर जरा मजीद बात करते हैं। हमारे साथ जावेद चौधरी साहब हैं, बुदल से रुकने असेंबली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद जावेद साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है, कल तक हम देख रहे थे जो शिफ्टिंग का प्रोसेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और ये सारा सिलसिला हमने देखा, लेकिन क्या कहीं इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर हम निकलेंगे ऐसा लग रहा है? ओवरऑल सिचुएशन का मुशाहिदा आप, चाहे वो कस्बे के अंदर हो जहां लोगों को शिफ्ट किया गया और जिस मुतासरा गांव से शिफ्ट करना पड़ा, क्या है आपकी नजर में इस वक्त? देखिए, सिचुएशन बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको पता है जैसे जो फर्स्ट केस आया था वो 8 दिसंबर को आया था, फिर दूसरा जो 12 दिसंबर को आया था और जो थर्ड केस है वो 12 जनवरी को आया है जी। इसलिए ये बड़ी एक मिस्टीरियस सी सिचुएशन बनी हुई है, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पे है। पूरे तरीके से पब्लिक की जो लोगों की हेल्प की जा रही है। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ से लोगों को राजौरी लाया गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, और वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह का, उनके माल मवेशी और जो जायदाद है उसका ध्यान रखा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है। एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री की टीम भी वहाँ पे तैनात की गई है। कल जावेद साहब, आप जो हमने, हमारे नुमाइंदे ने आपसे बात भी की थी, लेकिन नाराज काफी ज्यादा एक मामले पर आप नजर आते थे कि शायद टॉप लेवल पर काम हो रहा है, हुकूमती सतह पर काम हो रहा है, लेकिन निचली सतह पर अफसरान के तालमेल को लेकर कुछ नाराजगी आप में नजर आई। वो असल वजह क्या थी? और ये जो 2 बड़े इदारों पर राजौरी और जम्मू में इस वक्त तालमेल बेहतर होता है तो शायद बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, निगरानी या मुआयना वक्त पर हो सकता है। दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? क्या आपके पास अपडेट है इस हवाले से? देखो, ये एक जो 3 पेशेंट हमने यहाँ से शिफ्ट करवाए थे डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करके जी, तो यहाँ से डिसाइड किया गया था कि इनको पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप क्रिटिकल पेशेंट को पीजीआई चंडीगढ़ भेजें और वो पेशेंट को लेने से इनकार कर दें। तो हमने वहाँ पे बात भी कर ली थी। वहाँ पे बेड वेंटिलेटर सब अरेंज था, उसके बावजूद जो प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू है उन्होंने पेशेंट्स को वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने ईगो का इशू बना लिया कि ये हमारी इंसल्ट हो गई कि हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर रेफर होके क्यों जा रहे हैं, जबकि पहले 12 लोगों ने वहीं पे जीएमसी जम्मू में ट्रीटमेंट अच्छा ना मिलने की वजह से उनकी जान चली गई है। तो इस चीज से मेरा रिजेंटमेंट था कि लोग मरते जा रहे हैं और हम हेल्पलेसली देख रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब अगर जावेद साहब ज़रूरत पड़ती है बाहर लोगों को ले जाने की, जिसमें आप चंडीगढ़ का जिक्र करें, पीजीआई, मजीद फैसिलिटीज़ पर कुछ लोग सवाल उठाए थे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या इंतजामात मुकम्मल है, कोऑर्डिनेशन, हम आहंगी यकीनी है? कल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि एयर एम्बुलेंस को हायर किया जाए और स्टेशन रखा जाए राजौरी या जम्मू में जी। तो मुझे उम्मीद है कि एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड होगी। अगर वो होगी तो अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, पीजीआई में, क्रिटिकल केस या एम्स में, तो इनकी जान बचाई जा सकती है। अच्छा जावेद साहब, जो एक पेशेंट ऑलरेडी रेफर किया गया था उसके बारे में आपके पास ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या है? क्या वो आज स्टेबल है? जी, वो देर रात तक मेरी जब बात हुई थी तो उसके पैरामीटर काफी इम्प्रूव हो चुके हैं और वो स्टेबल था, जो पीजीआई चंडीगढ़ में। तो अभी आज के दिन में आपको क्या लग रहा है कि चूंकि आप ग्राउंड रिलेटेड है, आपको ज़मीनी हकायक से पता है, टोपोग्राफी से आप वाकिफ है, एसआईटी अपने तरीके से काम कर रही है, डॉक्टर साहिबान अपने तरीके से काम कर रहे हैं, एजेंसियां अपने तरीके से देख रही है, लेकिन अभी भी
कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। क्या आपको लग रहा है सच्ची में ये मिस्ट्री है कुछ ऐसी, या कुछ और है जिसकी ओर तवज्जो देने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मिस्ट्री डे बाय डे डीपन होती जा रही है। और पुलिस जो सीट के कुछ ऑफिशियल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने अनऑफिशियली रूल आउट किया है कि इसमें कोई क्रिमिनल एंगल नहीं है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात है कि लार्जली जो एक ही फैमिली जो है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उसी के लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। अब ये जो अद्वियात है, तिब्बी आलात है, साजो सामान है, फैसिलिटीज की बात हो रही है, जितने लोग लाए गए हैं 7-8 लोग कॉन्टिन्यूसली निगरानी में है, कहा गया कि उनमें भी कुछ सिम्टम्स हैं। इस वक्त कहा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर पूरी तरीके से हमने तहकीकात तो देखी है, लेकिन जरूरत के हिसाब से, बाहर ले जाने के हिसाब से, या अगर लोकल लेवल पर इंतजामिया को जरूरत पड़ती है इलाज करने की, सारा साजो सामान हेल्थ अथॉरिटीज के पास मौजूद है, कल को किसी तरह की मुसीबत ना बने इस चीज का ख्याल रखते हुए? देखिए, यहाँ से रिक्विजिशन तो भेज दी हुई है प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी ने, कि जीएमसी राजौरी को स्ट्रेंथन किया जाए, स्टाफ इनको दिया जाए और इनको एमआरआई की फैसिलिटी भी दी जाए, पोर्टेबल एमआरआई दिया जाए यहाँ पे जी। यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, अगर इनको पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाए या एम्स में भेजा जाए, वहाँ पे ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट है और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से बीमारी का पता चल सकता है कि इसमें आफ्टर ऑल वजूहात क्या हैं। जैसे अजाज को शिफ्ट किया था पीजीआई चंडीगढ़, तो वहाँ उसके टेस्ट से एक और बात निकल के आई है कि उसके जो यूरिन का सैंपल लिया गया था उसमें कैडमियम लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई आया है। कैडमियम भी एक न्यूरोटॉक्सिन है जिससे इमीडिएट सेंट्रल नर्व सिस्टम पे अटैक होता है। तो हमारा यही कंसर्न था कि इन पेशेंट्स को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाए या एम्स भेजा जाए। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा नेशन है और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें एक एयर एम्बुलेंस तक यहाँ प्रोवाइड नहीं करवाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया रुकनी असेंबली बुधल जावेद चौधरी साहब वक्त देने के लिए। एयर एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है और उम्मीद है कि रात देर गए रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो वादा किया कि एयर एम्बुलेंस होगी उसको आज मैसर रखा जाएगा और जिन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है वो शिफ्ट किया जाएगा। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला मौका होगा जब 50 दिनों के दौरान भी किसी चीज़ की पता नहीं लग रही है। लेकिन ये जो टॉक्सिन और दीगर चीज़ों की बातें हो रही हैं, लेट अस होप सो कि ऐसी कोई चीज़ों, कोई क्रिमिनल एंगल इसमें ना निकले। बहरहाल सूरत हाल ये है जो हमने आपके सामने रख दिया। फटाफट से जी आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम कर लेती हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स ले लेती हैं, उसके बाद आखिर पर हमने चलना है तो आपको वेदर अपडेट भी बताना है। लेकिन आपकी और हमारी जो गुफ्तगू है वो अब होगी फ़ोन पर। आप टीवी की आवाज़ को करेंगे म्यूट। फ़ोन लाइन पर जब आप और हम आएंगे तो आप बराह रास्त फ़ोन के ज़रिए से ही बात करेंगे, टीवी की आवाज़ से सुनकर बात नहीं करेंगे ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम शामिल प्रोग्राम करवा सके। कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एक एक करके, तो कॉलर्स की ओर चलते हैं। चारों नंबर ऑनलाइन हो गए हैं, कुछ कॉलर्स ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। पहले कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम गवर साहब, जावेद बोल रहा हूँ। जी जावेद साहब। सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी, आज जो हमारे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने परसों चेंज किए ना जी, मैं गवर साहब आपको ये बताते चलूं 2014 तक जितने भी हमारे बोर्ड थे उनमें एफसीआई के जम्मू चैम्बर केसीसी वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जी। लेकिन ये सितमगरी की बात है, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमारे पास ये इतने 1000 करोड़ हम इंडस्ट्री यहाँ पे लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक स्टेक होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक नहीं होंगे, मुझे खुदारा कहां तक ये ब्यूरोक्रेसी चलेगी। और जब तक सन ऑफ द सॉइल इसमें अंदर नहीं होंगे जो जिनको अच्छे जिनको आप स्पेसिफिक कीजिए किस वाले बोर्ड में आप चाहते हैं कि हम सीकॉप में, सीकॉप और सिडको जो शारक है, जो एम एफसीआई के वही, उसीलिए सीकॉप और सिडको। जरा मैं पूछना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और जो हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर और डिप्टी सीएम भी है, जरा आज मेरी आवाज उस तक ये पूछे, आप हमें बताइए आपने सिडको और सीकॉप किस लिए बनाया जम्मू कश्मीर में? आपने सीकॉप और सिडको खाली इसलिए बनाया था कि हम इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट देंगे, लेकिन इन्होंने तो तबाह किया, इन्होंने तो दफन की इंडस्ट्री। मेरी ये आवाज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक होगी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आपका मानना है कि सिडको और सीकॉफ के लिए जो बोर्ड बनाया गया उसमें नुमाइंदों को भी शक्ल जगह मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए चैम्बर कॉमर्स फेडरेशन के लोगों को, ताकि उनकी आवाज भी वहां पर हो सके। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी 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 जी। हेलो
टीवी की आवाज बंद आवाज करें। सही वहाँ वनीवाज हेलो वनीवाज अच्छी बोझा तुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अशोक आर जित कन अच्छे ग्रिडस पर जैसे बिल हेलो टीवी आवाज करू बंद अद हेको तुई ते कत कर नत गस ये डिले तुह तर फिक्रिय तुई रूजू वनान तुज कत छे यवान ड्रॉप कीजिएगा एक और कॉलर दे दीजिएगा जी हेलो जी नाम बताएं कहां से। सर कुकरनाल से मोहम्मद सिद्धार्थ। बताएं जी डॉक्टर साहब बताएं। सर आपने परसों एक बात बोली थी स्कूल के बारे में, जो ये बच्चे 10वीं की एग्जाम देते हैं फिर फेल हो जाते हैं फिर उनको बाहर निकाल देते हैं जी। तो सर मसला ये था ना, ये मगर टीचर कर रहे हैं ना ये मसला इन बच्चों को जी। जो बताएं सर 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं ना बच्चे सर जी, तो उनको फिर बाहर निकाल देते हैं। वो बच्चे फिर दरबदर रहते हैं, 2 साल लगते हैं उनको, फिर 10वीं पास करने को 3 साल लगते हैं, फिर वो इतने टाइम स्कूल से बाहर रहते हैं, तो फिर वो स्कूल कैसे जाएंगे? आप चाहते क्या हैं वो बताएं। जी सर उनको प्राइवेट निकाल देते हैं सर, तो वो कैसे जाएंगे स्कूल? तो नहीं, वो आप अभी चाहते ऐसे- क्या कि जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करे उसको आगे बढ़ने दिया जाए? जी सर अगर कोई बच्चा स्कूल से एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहा है उसको स्कूल में अगर टीचर रखेंगे वो स्कूल में रहेगा, वो फिर आगे जाएगा। अच्छा जब उसको आपका स्कूल ये से मतलब बाहर उसको निकाल स्कूल से बाहर ना रखे, 10वीं जमात में उसको डिटेन ही रखे उसी क्लास में, और ताकि वो मजीद वहीं पर स्कूल आते पढ़ता रहे, प्राइवेट में ना डाले उसको। जी सर फिर उसकी चलिए आगे ठीक है, calculation बहुत रहेगा। शुक्रिया जी कॉल का। चलिए एक और कॉल फटाफट से दे दीजिएगा जी आज की। हेलो सलामुअलैकुम गौर साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब ठीक ऑल वेल जनाब, हुकुम। अर्ज में ये कि अस वार्ड 7 पचम लटि वन मे गवर्नर साहब से कि वार्ड 7 तम मुलाजिम यम जन 13 वर 15 वर पे बन तथी तुम वो खानारस मज कटा कैंपलेक्स बने ये बननी गई तुम वो कता तथ रेशवत खुरी गो तुम दीतो रंगर स्टाफ नवहटा खानियार नावपोरा बाबड़म। अच्छा बाबड़मुक डल हूँ यह बनोमुत नौ अत लागे पकम लटि पोस त। अच्छा तम सारी जाय तुम वो तथ इलाकस मज क्या तथ बैरिन अमल गोमुत नई सर लुको जन कवाड़ वाल सामान सह त्रावान तथी और मुनसिपलिटी तथ मस गा सिर्फ लगे पत कट तुम चलिए जी बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। आज 2-3 कॉल्स हम ले पाए हैं, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। 10 बज रहे हैं, फटाफट से जरा वेदर अपडेट आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम आखिरी पड़ाव पर है और फटाफट से आपको बताते हैं कि रात किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर चुकी है। तो रात का दर्जा हरारत शहर श्रीनगर के अंदर -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड के अंदर -2.5, कुपवारा -4.0, पहलगाम के सरतरीन इलाका -7.0 और गांधरबल के अंदर -2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से बांडीपोरा चलते हैं जहां पर मनफी दर्जा हरारत 3.7, बारामूला -2.2, पुलवामा -4.3, बड़गाम के अंदर -4.2 और शोपियां के अंदर भी -4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर जम्मू की बात करेंगे तो रात काफी बेहतर हुई है, 6.1 डिग्री सेल्सियस आज दिन में धूप, सांबा 2.4 डिग्री, मिलाजुला डोडा 11.0 डिग्री सबसे गर्म इलाका रात का, और उसके बाद रामबन 17.0 डिग्री एक और गर्म इलाका है। किश्तवाड़ के अंदर 4.2 डिग्री सेल्सियस रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। उधमपुर आएंगे तो 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज दिन में धूप होगी। पुंछ बारिशें भी हो सकती है, 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और फिर लद्दाख की बात करेंगे तो करगिल -11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। द्रास सबसे सरतरीन इलाका जहां पर दर्जा हरारत -22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह के अंदर रात का कम से कम दर्जा हरारत -11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और तीनों मकामात पर आज मिला जुला रद्द-ए-अमल मौसम का दिखेगा, धूप भी होगी और बादल भी आपको नजर आएंगे। तो जनाब इसके साथ ही मौसम के अपडेट के साथ ही हम आपसे विदा लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कल 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दे इजाजत। अल्लाह।